सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पूरी दुनिया ही अगर मैं कहूं कि कोरोना वायरस की वबा का शिकार है तो गलत नहीं होगा। कुछ अर्सा पहले तक तो जो ममालिक असलहे की दौड़ में जीतने की कोशिश कर रहे थे, आज वेंटिलेटर्स के लिए इधर उधर मारे मारे घूम रहे हैं। अमरीका का, फ्रांस, स्पेन, इटली जैसे ममालिक में हलाकतों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा भी देखने में आया। कारोबार बंद और निज़ाम ज़िंदगी मअतल, मईशत को नुकसान, असलहा बेकार, सिर्फ और सिर्फ एहतियात ही हथियार है। कोरोना वायरस पर काबू पाने वाला दुनिया का पहला मुल्क चीन, जिसने कारोबारी सरगर्मियों का भी आगाज़ कर दिया और कई ममालिक उससे वेंटिलेटर्स, मास्क के साथ साथ तजर्बा भी हासिल कर रहे हैं। चीन ने हाल ही में 2 वैक्सीन की इंसानों पर आजमाइश की मंजूरी भी दे दी है। ये वैक्सीन आपको मैं बताऊं कि जी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और स्विग बायोटेक ने तैयार की है और अल जजीरा ने इस हवाले से एक जो शाया की गई रिपोर्ट है उसमें जो बताया आपके साथ शेयर करती हूँ कि चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने इन वैक्सीन की इंसानी आजमाइश शुरू करने की तस्दीक की है। मार्च में चीन ने एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज एंड बायोटेक की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी भी दी है और अब चीन में 3 मुख्तलिफ वैक्सीन की आजमाइश हो रही है। नेशनल हेल्थ कमीशन का यह कहना है कि मुख्तलिफ मराहिल के बाद ही उनकी आम इस्तेमाल की इजाज़त दी जाएगी। चीन में जिस वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मार्च को दी गई थी उसका अब दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन निकोलस का कहना है कि वैक्सीन की तैयारी के लिए जल्दबाजी नहीं की जा सकती। आम तौर पर वैक्सीन को पहले छोटे जानवरों पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद बड़े जानदारों और आखिर में इंसानों का नंबर आता है। मगर कोरोना वायरस की वैक्सीन को बराह रास्त इंसानों पर आजमाया गया, जो कि बहुत दिलेराना फैसला है। अच्छा, आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 70 कोरोना वायरस वैक्सीन की तैयारी पर काम हो रहा है, जिनमें से 3 की इंसानों की आजमाइश हो रही है। 3 की इंसानों पर आजमाइश हो रही है। चीन की वैक्सीन दूसरे मरहले में दाखिल हो रही है और दीगर जो 2 वैक्सीन की आजमाइश है वो अमरीका में हो रही है, जो फिलहाल इब्तदाई मरहले से गुजर रही है। अच्छा, बरतानिया में ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसकी टीम ने भी सितंबर तक वैक्सीन की तैयारी का दावा किया है। उनका दावा है कि सितंबर तक वैक्सीन की तैयारी होगी, जिसकी इंसानों पर आजमाइश रवामा शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी कोरोना के खिलाफ जंग में एक अहम कामयाबी हासिल की है। डाउ यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने, आपको बताऊं कि इस वायरस के लिए जो सेहतयाब मरीज़ हैं, सेहतयाब मरीज़ों के खून से हासिल शुदा एंटीबॉडीज़ से आपको बताऊं कि जी IVIG इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन तैयार कर ली है, जिसको हम IVIG भी कहते हैं, जिसके ज़रिए कोरोना मुतासिरीन का इलाज किया जा सकेगा। और ये जो डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसके प्रिंसिपल हैं जी प्रोफेसर शौकत अली, उनकी सरबराही में रिसर्च टीम ने दुनिया में पहली मरतबा कोरोना के इलाज के लिए ये जो एक मौसर तरीका कार इख्तियार करने की तैयारी, अगर मैं कहूँ कि मुकम्मल करी तो गलत नहीं होगा। अमरीकी इदारे FDA से मंजूर शुदा ये तरीका इलाज महफूज, लो रिस्क और कोरोना के खिलाफ इंतहाई मौसर है, जिसमें कोरोना से सेहतयाब मरीज़ के खून में जो पाए जाने वाली एंटीबॉडीज़ हैं उनको अलहदा करने के बाद शफाफ करके ये तैयार की जाएगी। अच्छा, इसकी टीम के हवाले से मैं बात करेंगे। यूनिवर्सिटी जो डाउ यूनिवर्सिटी की टीम है वो खून के नमूनों के प्लाज्मा से एंटीबॉडीज़ को कीमियाई तौर पर अलग थलग करने, साफ शफाफ करने और बाद में फिर उसको किसी टेक्निक के ज़रिए इन जो एंटीबॉडीज़ हैं इनको मर्तकज़ करने में कामयाब हो गई। आगे चलते हैं। इस तरीके में एंटीबॉडीज से बाकी जो नापसंदीदा आप कह लें कि मवाद है, जिनमें बाज़ वायरस और बैक्टीरिया भी शामिल हैं, उन्हें एक तरफ करके हतमी प्रोडक्ट तैयार कर ली जाएगी। ये तरीका गैर मुतहरिक मामूनियत की एक किस्म कह लें, मगर इसमें मुकम्मल प्लाज्मा इस्तेमाल करने के बजाय से शफाफ करके सिर्फ एंटीबॉडीज़ ही लिए जाते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया में कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल कह लें कि कहीं तशवीशनाक और कहीं बहुत ज़्यादा तशवीशनाक दिखाई दे रही है। वज़ीर आला सिंध को अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ जोड़ना पड़ गए। सिंध में लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करने का ऐलान कर दिया गया। पंजाब और दीगर सूबों में भी सूरत हाल आए रोज़ हम देखते हैं कि बदल रही है। वैक्सीन की तैयारी में मज़ीद कितना वक्त लग सकता है? क्या कोरोना की आ रही है? और अगर ये कच्ची आबादी में फैलता है तो अमवात की शरह में कितना इजाफा हो सकता है?
इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए जिन मेहमानों को मैंने दावत दी है, पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स हैं, आप इनको स्क्रीन पर भी देखते हैं, अक्सर आप इनको सुनते भी हैं। डॉक्टर कैसर सजाद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर साहब वार्म वेलकम। और डॉक्टर जावेद अकरम साहब, अगेन आई वुड से किसी तारुफ के मोहताज ये भी नहीं है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी डॉक्टर जावेद अकरम साहब, चीन में कोरोना की वैक्सीन की तैयारी हो रही है, अब वैक्सीन बनने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि आपको भी पता है कि जिस तरह एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन है, तमाम लोग बेसब्री से इंतजार करें कि जल्दी से ये वैक्सीन आ जाए। और आप यकीन जानिए कि इस टाइम पे आप भी हैरान होंगे कि कैंसर जैसी बीमारियां, ट्यूमर जैसी बीमारियां, हेपेटाइटिस, किसी बीमारी का खौफ किसी के सर पे नहीं कि मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, हर कोई सिर्फ कोरोना से डर रहा है। बहुत शुक्रिया फैज़ा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा ही है कि पूरी दुनिया खौफ में मुब्तला है और इस वक्त एक पैनिक सूरत हाल है। और लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि वैक्सीन तो बहुत सारे ग्रुप्स जो साइंसदानों के वो कर रहे हैं। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में वैक्सीन का बहुत काम हो रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा इंफॉर्मेशन है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इश्तराक भी है, डेली हमारी बात भी होती है, वो ऑलमोस्ट इसको तैयार कर बैठे हैं और हमारे साथ उनका ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हम वर्कआउट कर रहे हैं, जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे हैं इस काम में, तो वो हमें टेक्नोलॉजी देंगे और हम जॉइंटली पाकिस्तानीज़ में हम उसके ट्रायल्स करेंगे, वहाँ पे ज़ाहिर कॉकेशियंस में और बाकी जगह पे वो करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो वायरस है जो वहाँ से म्यूटेट होती यहाँ आई, और अगर अब आप हमारे म्यूटेशन ब्राउज़र पे देखें जो UHS ने लॉन्च किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि हमारी काफ़ी थोड़ी हद तक म्यूटेशंस हैं, फ़र्क है वायरस उस वायरस से जो कि वहाँ पे मौजूद है। तो इसलिए शायद हमारा ख़्याल है 99% तो चांस यही है कि वो वैक्सीन्स जहाँ भी तैयार होंगी वो इन स्ट्रेन्स को कवर करेंगी। लेकिन हम क्योंकि चांस नहीं ले सकते, इसलिए हमें अपनी वैक्सीन पे काम करना ज़रूरी था। तो इसलिए सारा बेल्डविन जो उनकी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, शी इज़ अ कोलीग ऑफ माइन, तो हम उनसे आज हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इस चीज़ की अप्रूवल भी दी है कि हम उनसे एक एग्रीमेंट में जा रहे हैं, जहाँ पे हम सिर्फ यही नहीं, 2-3 नई दवायात हैं जिनकी बात बहुत हो रही है, उनकी भी हम ट्रायल्स उनके साथ मिल के कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा ऑक्सफोर्ड के साथ बड़ा अच्छी इश्तराक चल रहा था, जिसको हमने फर्दर स्ट्रेंथन किया ये कोविड-19 का। अच्छा, जो आपका सवाल है कि ये कब तक हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से कि वैक्सीन ऑलमोस्ट डेवलप्ड है, एटलीस्ट ऑक्सफोर्ड में भी और चाइना में भी और यूरोप के जर्मनी में भी और US की एक लैब में भी। अब मेन जो इस पे टाइम लगेगा वो ये है कि जैसे आपने कहा कि पहले एनिमल एक्सपेरिमेंट होते हैं फिर ह्यूमन, लेकिन इसमें फेज़ 1, 2 और 3 और 4 पे जाते हैं, और जिसमें कोई अबाउट मिनिमम भी आप करें तो 6-7 मंथ्स है कि बिफोर इट कैन कम टू द मार्केट इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल। लेकिन इशू इसमें ये है कि जो इस वक्त एपिडेमिक पैंडेमिक चल रहा है, इसमें इस वैक्सीन का इतना ज़्यादा मुफीद नहीं होगा। आइंदा अगर खुदा न खास्ता ये आती है, कभी भी दोबारा रीअकर करती है, तो उसमें डेफिनेटली होगा, क्योंकि अगर जिनको तो ये बीमारी हो गई वो तो ऑटो वैक्सीनेटेड है, उनको तो हर्ड इम्यूनिटी हो गई। जिनको नहीं भी हुई, जैसे चाइना में दे हैव हर्ड इम्यूनिटी, कि उनके क्योंकि ज़्यादातर बेशतर लोग हिबी जो प्रोविंस है उनकी, जहाँ का कैपिटल वुहान है जिसका नाम लिया आपने, उनमें तो हर्ड इम्यूनिटी है उन जगहों पे, और इसी तरह इटली में हर्ड इम्यूनिटी हो गई है ये तो इस तरह की चीज़ों में जब हर्ड इम्यूनिटी हो जाए तो वैक्सीन, क्योंकि वो तो खुद वैक्सीनेटेड होते हैं, जैसे आपने जिक्र किया, वो ट्रायल एग्जैक्टली IVIG का हम भी कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। सिमिलरली जी वो हम प्लाज्मा का भी कर रहे हैं। अब ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि दोनों में से बेहतर कौन है। देखें, प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन भी है, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी है और चीज़ें भी हैं जो शायद मुफीद हों, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि वो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी है जो एंटीजेनिक हो सकती हैं, तो इसको प्योरीफाई कर लिया। वो इतना बड़ा मसला नहीं है कि प्लाज्मा में से IVIG निकालना, वो हम भी निकाल रहे हैं प्लाज्मा फेरेसिस के ज़रिए। ठीक है जी। अब ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन IVIG जो आपने डाव का जिक्र किया, वो अभी दुनिया में कहीं भी यूज़ नहीं हुई।
ना चाइना ने यूज़ की, ना यूएस ने यूज़ की। ठीक है जी, ना ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आगे मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं। डॉक्टर कैसे साहब, आपने जावेद अकरम साहब की भी गुफ्तगू सुनी, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं आपकी तरह। आप मुझे बताइएगा अब आप कैसे देखते हैं इसको, जो वैक्सीन का जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, जो तैयार हो चुकी है और जानवरों से पहले ही, मतलब पहली बार इतना मैं कह दूं अगर रिस्क लिया तो गलत नहीं होगा कि रिस्क लेकर इन्होंने इंसानों पे एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि शायद वक्त की कमी और सिचुएशन ये मुतालबा करी कि जल्द अज जल्द वैक्सीन मार्केट में आ जाए। आपको कितनी उम्मीद है, कब तक आएगी और कितना फायदा होगा उसका? ये आपकी राय भी डॉक्टर जावेद अकरम वाली है हवाले से कि अभी इतना फायदा नहीं हो सकता। जी बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि जावेद अकरम साहब की गुफ्तगू में मुकम्मल नहीं सुन पाया, बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं थी, लेकिन जो आपका बेसिक सवाल है वो शायद मुझे तक पहुंच चुकी है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छी बात है, किसी तरह से भी रिसर्च होना और इस बीमारी पे काबू पाना प्रिवेंटिव साइड पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इसमें कुछ टाइम लगेगा, एटलीस्ट मेरा ख्याल में कुछ 6-7 महीने या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त जो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, ये तो ऑलरेडी ये बीमारी आ चुकी है, पेंडेमिक हो चुका है। ये जो जितनी भी रिसर्च होंगी, जो भी कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में भी हो रहा है, हमारे मुल्क से बाहर अमेरिका, यूके, चीन और जगहों पे भी ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसके इलाज की भी बातें हो रही हैं और इसकी वैक्सीन्स की भी बातें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त उसका इतना असर अभी नहीं कर पाएंगे। हाँ डेफिनेटली ये चूँकि एक वायरस है, अगले साल फिर ये अपनी इसकी म्यूटेशन होने के बाद इसका बिहेवियर चेंज होगा, उस वक्त ये बहुत कारामद हो सकता है। और अभी भी अगर ये खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा ये लेंदी हो गया ये सारा मामला और जो लोग जो कि ऑलरेडी बचे रहे तो शायद उनको इम्यून करने के लिए ये वैक्सीन कारामद हो सकती है। लेकिन मैं शायद ये कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी इस पे हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए या हमें इस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। बॉटम लाइन सिर्फ ये होना चाहिए कि फ़िलहाल इस बीमारी को जो प्रिवेंटिव साइड है, जो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग साइड है कि इसको फैलाने से रोकना है, उस पर हमें ज़ोर देना चाहिए, उस पर एक कंक्रीट फैसला करना चाहिए कि हम इस बीमारी को रोकने के लिए क्या तदाबीर अपनाएं, वही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने दिया कि इसको रोकने के लिए हमने क्या करना है। बिल्कुल, एहतियात का हमेशा कहते हैं इलाज से बेहतर है, तमाम डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। आपने एहतियात की होती तो आपको हमारे पास आना ही ना पड़ता। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे बताइएगा कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर डॉक्टर बने हुए हैं जी, कुछ भी कह देते हैं, बड़े बड़े तज्जिए दे देते हैं और आप जैसे लोग सर पकड़ के बैठ जाते होंगे कि हम इतनी डिग्रीज लेने के बाद ये बातें नहीं कर पाते। ये लोग बातें कर लेते हैं, हर बंदा हकीम बना हुआ है, हर बंदा नुस्खे बता रहा है। ये बताइएगा कि उन लोगों को भी रोकने की बहुत ज़रूरत है और वो इस सिचुएशन को मजीद पैनिक कर रहे हैं कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे कि एक मैंने सर्वे कोई पढ़ा या पता नहीं कोई रिपोर्ट थी मेरी नज़रों से गुजरी, ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। कहते हैं जी कुछ लोग इम्यून है और पाकिस्तान एक ऐसा खिताब कह लें कि वहाँ के लोग ऑलरेडी काफ़ी हद तक इम्यून है। इस बात में कितनी सदाकत है? और दूसरी बात ये बता दीजिए कि ब्लड ग्रुप्स का भी कुछ जिक्र किया गया था कि जी जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उस पर ये ज़्यादा असर नहीं कर सकता, कोरोना उस तरह अटैक नहीं कर सकता सीवियर, बाकी पे ज़्यादा कर सकता है। ए वाले आई थिंक ज़्यादा जो हैं वो हिट लिस्ट पर है कोरोना के। क्या कहते हैं आप? देखें, हम एक ट्रायल कर रहे हैं 9,500 पेशेंट्स का, पाकिस्तान से ही शुरू किया लेकिन उसमें स्पेन और यूएई भी शामिल हो गया। उसका नाम है प्रोटेक्ट में यही कुछ देख रहे हैं। कुछ तो अदवायात का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्लोरोक्विन का, जिथ्रोमाइसिन और ऑसिलिटावर जो एक एंटीवायरल है, और कॉम्बिनेशन का भी। उसमें एक एंड पॉइंट हम ये भी देख रहे हैं कि कितने लोग BCG से वैक्सीनेटेड थे, उनका स्कार भी चेक कर रहे हैं और उनका सारा ये देख रहे हैं कि उनसे उनकी प्रोटेक्शन हुई। इसी तरह ब्लड ग्रुप्स भी देख रहे हैं। लेकिन अभी तक जो हमारे पास डाटा आया है, ना तो कोई ब्लड ग्रुप्स का उस पर कदम दखर है, ना BCG वैक्सीनेशन का है। अभी आप बड़े हैरान होंगे कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में जो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी आ रही है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में, वो बेम में आ रही है। बेम को कहते हैं हम ब्लैक, एशियन और माइग्रेंट एथनिसिटी। तो ये जो डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल हैं जो इस खित्ते से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका से, ये डबल इनकी अमवात हैं, शरह अमवात एज़ कम्पेयर टू गोरों से या कॉकेशियन से।
तो ये हमें ये बताता है कि कोई सही, ऐसी इम्यूनिटी नहीं है हमारे में ख़ास। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं, अप्रोप्रिएट इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है। हाइपर इम्यूनिटी तो आपको ज़्यादा मारेगी। जैसे आपको समझने की ज़रूरत है कि ये किस तरह डैमेज करती है वायरस। ये वायरस जाके आपके रिसेप्टर ACE2 हैं लंग्स में, वहाँ अटैच होती है और वहाँ ये डिसरप्शन करती है सेलुलर बहुत ज़्यादा और सोजिश करती है। आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो इतनी बड़ी वॉर उसके अगेंस्ट करता है वायरस के, जिसको हम साइटोकाइन स्ट्रॉम कहते हैं, कि बहुत सारे सोजिश वाले आपके मॉलिक्यूल्स लंग्स को सॉलिड कर देते हैं और ऑक्सीजन नहीं ट्रांसफ़र कर पाते, इसलिए मल्टी ऑर्गन डैमेज होता है। तो इसलिए अप्रोप्रिएट इम्यूनिटी होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। और इसका मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी किसी तरह भी प्रोटेक्टेड है, ना हमें प्रोटेक्टेड समझना चाहिए। शायद वो इसलिए कहते हैं कि केसेस कम हैं तो हम टेस्ट भी कम कर रहे हैं। वैसे आपने तो यूके वाली एग्जांपल दे दी है कि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में लोग जो ज़्यादातर इस खित्ते से बिलोंग करते हैं, तो वो तो बात बिल्कुल उसके ऑपोजिट लग रही है कि बिल्कुल इम्यून ना समझे पाकिस्तानी इंडियंस अपने आप को। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर कैसर से डबल है, ऑलमोस्ट डबल आपका वो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो साबुन से 20 सेकंड हाथ धोए, मैं आपका देख रही थी स्क्रीन पर डॉक्टर कैसर सिद्धार्थ साहब, आपका पैगाम जो आप दे रहे थे तमाम नाजरीन को, उससे रिलेटेड मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगी। फिर अब एहतियात ये जो हम कर सकते हैं और दूसरा हम दुआ कर सकते हैं कि जल्द अज जल्द ये जो बीमारी है इससे छुटकारा मिले दुनिया को। कैसर साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं ऊँचा बोलने की कोशिश करती हूँ, आप ये बता दीजिए कि बहुत से लोग ये बात करें कि सैनिटाइजर से जरासीम नहीं मरते कोरोना के, उस तरह आप साबुन का इस्तेमाल करें, सिर्फ साबुन का इस्तेमाल करें पानी के साथ 20 सेकंड के लिए। नहीं, देखिए बात ये है कि ये जो वायरस है, जो कहा जा रहा है कि प्रोटीन वायरस है और उसमें एक चर्बी की लेयर है, और इसको मैं कहता हूँ आसान लफ्ज़ में कि ये आपके हाथ में चिपक जाता है, आप उसे छुड़ाते हैं। तो लिहाजा उसके लिए साबुन दी बेस्ट है। अगर आपके पास साबुन और पानी मौजूद है तो अच्छी तरह से साबुन से आप अपने हाथ को धो लें, जितने देर से धोएंगे अच्छा रहेगा। लेकिन पानी और साबुन आपको हर जगह पर नहीं रहता, आप बाहर भी जाते हैं, आप दूसरे काम के लिए भी जाते हैं, तो आपको ने अगर किसी जगह को टच कर लिया है तो सैनिटाइज़र, और उसके अंदर ये प्रूवन है कि 70% जो है अल्कोहल अगर होता है, 70% अल्कोहल के साथ अगर उसको बनाया जाता है तो वो ये बताया जाता है कि ये जरासीम को निकाल देता है, कोरोना के जरासीम को। तो लिहाजा ये कहना कि ये सैनिटाइज़र जो है वो इतना कारामद नहीं है, मैं नहीं समझता कि ये गलत बयान है, ये कोई सही बयान नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इसको करना चाहिए जो लोग ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर वरना पानी है ना साबुन है, तो वहाँ पे हाँ अगर आपके पास पानी और साबुन मौजूद है तो आप प्रीफर करें कि आप साबुन से अच्छी तरह से अपने हाथ को धो लें, अपने चेहरे को धो लें अगर बाहर से आते हैं तो। लेकिन सैनिटाइज़र इज़ वेरी इफेक्टिव if the water and soap is not available। ठीक है डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि जो एहतियाती तदाबीर उनमें लोग बड़े परेशान हैं। बहुत सी बातें मैं दोबारा कहूँगी कि सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही थी, सोशल मीडिया के हकीम और डॉक्टर्स तमाम लोगों को नुस्खे बताते रहते हैं, तो हम सही डॉक्टर से जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि जो कहते हैं स्टीम लेने से अगर आपके अंदर कोरोना आ गया है तो वो पता नहीं गायब हो जाएगा कहीं पे, वो आप पे असर नहीं करेगा, लंग्स तक नहीं जाएगा और स्टेज तक आप नहीं पहुंचेंगे, ये बात सच है या ये कोई क्या सराई कह लें? या फिर ये बता दीजिए, और ये भी बता दीजिएगा कि जो लोग समझते हैं गर्म पानी पीना है डेली, उससे कुछ किसी ना किसी किस्म का अफाका हो सकता है या आप इससे बच सकते हैं, तो हम आम अल्फाज में कह सकते हैं कि गर्म पानी जो डेली पी रहा है 2 से 3 बार लीमू के साथ, और साथ ही जो स्टीम ले रहा है और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, वो एक किस्म की वैक्सीन है। ये तमाम काम जो है ये एक किस्म की वैक्सीन है, नेचुरल वैक्सीन कह लें। देखिए रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे क्लिप चल रहा था कि एक बंदे ने स्टेथोस्कोप जो हमारी होती है गले में लटकाई थी और वो स्टीम देता था लोगों को, और वो शायद हज़ार रुपया ले रहा था, बड़ी लंबी। वो मैंने खुद देखी, बिल्कुल मैंने भी देखा था एजेंसीज को। तो एजेंसी वो लाइन लगी हुई थी लोगों की, और वो ट्रेस हुआ कि चकवाल में है और वो एक क्वैक है। तो देखें अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पे देखें हम ये जो कोरोना की एपिडेमिक है इसमें मैं भी हो सकता हूँ मुब्तला, आप भी हो सकते हैं, और हम में से शायद कोई जान भी दो बैठे।
खो बैठे। तो चीज़ ये है कि हमें अल्लाह इस वक्त बहुत ज़्यादा याद आना चाहिए और हमें इस वक्त अपने जो एथिक्स हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये हमें अपना चूरन बेचने की नहीं कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज़ हो सकता है कि ये मेरा आखिरी प्रोग्राम हो, आपका आखिरी प्रोग्राम हो, हमने कोई लिखवा के तो नहीं लाए हुए। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये अल्लाह की आजमाइश है और अल्लाह आपको दे के भी आजमा रहा है, आपसे ले के भी आजमा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम अल्लाह की मखलूक को इस तरह चीट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह की कुदरत जो है वो इस चीज़ को कभी भी, क्योंकि हकूक़ुल इबाद तो अल्लाह ने माफ़ नहीं करने, अपने माफ़ कर देगा। चले हम मस्जिद नहीं जा रहे, माफ़ कर देगा अल्लाह। लेकिन अगर हम एक दूसरे को इस तरह चीट करेंगे और उनको देखिए, इन चीज़ों का खुदारा कोई रोल नहीं है जो जिसका हमने ये बाकायदा साइंटिफिक तौर पे ये चीज़ें देखी हैं। वायरस गले में नहीं होती, वो लंग्स के रिसेप्टर में होती है। वहाँ तक अगर खुदा ना खास्ता आपका पानी गर्म चला गया तो आपको वैसे ही आपको एस्पिरेशन नमोनिया से ही आप मर जाएंगे। दूसरा स्टीम, कोई ये लोग इसको मुशाहिदा करते हैं नज़ला ज़ुकाम से, वो नज़ला ज़ुकाम की बिल्कुल फ़र्क वायरस है। वहाँ पे आप ड्रेन करते हैं अपने साइनसेस वगैरह को। ये पल्मोनरी डिजीज़ है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ है। इसमें और कोई टेस्ट पॉजिटिव हो या ना हो, बिलीव मी, जितने इसमें 25% आपके RT-PCR नेगेटिव हैं, उनको होती है कोरोना लेकिन नेगेटिव है। फिर इसका कौन सा टेस्ट ऐसा मौसर है? CT स्कैन चेस्ट का। इसके CT स्कैन चेस्ट की उन लोगों में जिनको अभी अलामात नहीं, वो पॉजिटिव होता है और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है। तो ये लंग डिजीज़ है। लंग में आपकी ना कुछ स्टीम ने जाना है, ना गर्म पानी ने जाना है, ना किसी जादू टूने ने जाना है। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि हमें बहुत माज़रत के साथ मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है और मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करना है। बहुत बातें आप बता रहे थे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। डॉक्टर कैसर साहब आपका भी, डॉक्टर जावेद अकरम साहब आपका भी, दोनों का बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए और अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन तमाम नाज़रीन के साथ शेयर करने के लिए। मुझे ब्रेक पे जाने, ब्रेक से आने के बाद पाकिस्तान की करंट सिचुएशन की बात करेंगे। मौला बख्श शांडिया साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और मारूफ सहाफ़ी आरिफ निज़ामी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। प्रोग्राम के इस हिस्से में, सेकंड सेगमेंट में, मैं बात करूंगी मुल्क की सियासी सूरत हाल की। करंट जो सिचुएशन है सिंध और विफाक के दरमियान, आप देख रहे हैं इक़दामात और बयानात दोनों की जंग चल रही है। तासुर आप कह रहे हैं कि ऐसा दिया जा रहा है जैसे विफाक अलग और सिंध अलग जा रहे हैं। सिंध में लॉकडाउन सख्त कर दिया गया और इमरान खान साहब ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। क्या वज़ीर आज़म मुराद अली शाह से बात करने से कतरा रहे हैं, या फिर ये कह लें कि मुराद अली शाह साहब ने सोलो फ्लाइट लेने का इरादा कर लिया? इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मौला बख्श शांडिया साहब। बहुत शुक्रिया शांडिया साहब आपका वक्त देने के लिए। सिंपल सवाल जो सबकी ज़बानों पे कह दें, ज़बान ज़दे आम है, क्या विफाक और सूबा जो है अलग चल रहे हैं? तासुर ऐसा जा रहा है कि सूबा सिंध और विफाकी हुकूमत कोरोना के मामले पर अलग अलग मौक़िफ़ भी रखते हैं और शिकायत भी बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या कहते हैं कि मसला विफाक की जानिब से है, और अगर है तो फिर क्या है? मेरा ख्याल है वफाक को भी जो फैसले करने चाहिए वो सूबों के मशवरे से करने चाहिए। मेरे वज़ीर आला ने, सैयद मुराद अली शाह साहब ने तो कल ही कह दिया हम वफाक के साथ मिलकर पॉलिसी बनाएंगे। वफाक जो कुछ भी बदकिस्मती से हमें मना है, हमें मेरे चेयरमैन की तरफ से हमें मना है, हम ऐसी बात नहीं करेंगे जो इख्तिलाफी हो, जो इस वक्त हमारी कोरोना से लड़ाई को कमज़ोर करें। जो बातें हुकूमत की तरफ से वफाक को इजाज़त है, जिसकी चाहे पगड़ी उतार लें इन हालात में भी, जिस पे चाहे जो इल्ज़ाम लगाए, लेकिन हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, वफाक को सूबों के मशरों के साथ कोई फैसला करना चाहिए। आज मैंने बयान पढ़ा है वज़ीर आज़म साहब का कि वफाकी हुकूमत का कि ये हम करेंगे, लेकिन बाकी फैसले सूबे खुद करेंगे। अगर जब सूबे खुद करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में फ़र्क तो नज़र आएगा। और यहाँ ज़रूरत है तमाम सूबों के बशमुल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान सब इलाकों से मिलाकर चारों सूबे जो हमारे हैं, उनमें कोई मुत्तफ़िका पॉलिसी बननी चाहिए जो काबिल कबूल हो और जिसको कोई ब्लैकमेलिंग का तस्वर न हो। ऐसे जैसे कोई साजिश हम कर रहे हैं, ऐसे किसी ख़ास सूबे के लिए नफ़रत पैदा कर रहे हैं, जैसे किसी एक सूबे के इक़दामात को उस सूबे की मिल्कियत समझ रहे हैं, ऐसा तासुर नहीं देना चाहिए मेरा ख्याल में।
और वज़रा को मना करना चाहिए, वज़ीर साहब को ख़ुद भी मोहतात होना चाहिए, ऐसी गुफ्तगू ना करें जिससे इख्तिलाफ बढ़े। मुझे इस बात में बिल्कुल शक नहीं है। ठीक है रिचा। अच्छा, विफाक ये कहता है कि जी सिंध हुकूमत की जानिब से हम पर तनकीद की जाती है, जबकि सिंध हुकूमत की अगर मैं बात करूँ तो सिंध हुकूमत जवाब में कहती है कि विफाकी हुकूमत की बिलावजह जो तनकीद है उसका हमें सामना करना पड़ता है। अब ये एक वबा है झांडियो साहब, इस पर सियासत किसी भी जानिब से हो, उधर से हो या आपकी जानिब से हो, सिंध से हो, विफाक से हो, ये तो सियासत को बदनाम करने वाली बात ना हुई? आप देखें, मैं फिर इल्ज़ाम तराशी से बचना चाहता हूँ। हमें हिदायत हम ऐसी कोई बात नहीं करें, लेकिन एक बात आप भी करें ना, इस कोरोना का अभी तक तो कोई इलाज नहीं दुनिया ने ढूंढा। दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है एक साइड पर और तबाही सबसे ज़्यादा उधर आई है, तो वहाँ एक ही हल ढूंढा है उन्होंने, लॉकडाउन का, एक दूसरे से समाजी दूरी का। हम उसकी इनराफी करवा रहे हैं, हम उनके खिलाफ माहौल पैदा कर रहे हैं। हम कहते हैं वफाकी हुकूमत के भी हिमायती लोग हैं, वफाकी हुकूमत बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल भी कर रही है। वो सिर्फ एक सूबे को नाकाम बनाने के लिए, नीचे दिखाने के लिए, हमारी पॉलिसियों को, चीफ मिनिस्टर सिंध को नीचे दिखाने के लिए, चेयरमैन साहब की बात को नीचे दिखाने के लिए वो ऐसी बातों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। जब आपके वफाकी वजीर कहेंगे बीबी कि हमारा मुल्क मुत्तहमिल नहीं हो सकता लॉकडाउन का, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप लाइन दे रहे हैं ना। ये कहना वज़ीर ज़ब का लोग निकल के आ जाएंगे तो निकलेंगे ना, ये मुनासिब और नरमी करनी चाहिए, तो इसका मतलब वज़ीर ज़ब नरमी दे रहे हैं, कुछ हिस्सों को आज़ादी दे रहे हैं काम काज करने की। तो बीबी पूरी दुनिया में तो समाजी दूरी को इस बीमारी का हल करार दिया गया है और वो इसको नाकाम बना रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी क़यादत से, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी लीडरशिप से। मैं कह रहा हूँ अगर ये पॉलिसी है वफाकी, ये पॉलिसी है वज़ीर साहब की और उनके वज़रा की, तो फिर ये जो तबाही आ रही है, जो मरीज़ बढ़ रहे हैं, जो मसाइल बढ़ रहे हैं, इनकी ज़िम्मेदारी इन्हीं लोगों पर है जो हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, लॉकडाउन की इनराफी कर रहे हैं। ठीक है मौला बख्श, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थे और सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ दे रहे थे। आप तमाम नाज़रीन ने सुना, सियासत मुल्क के लिए करना बेहतरीन है, लेकिन मसाइल पर सियासत करना और ख़ास तौर पे कोरोना जैसा मसला जिसके लिए पेट में पूरी दुनिया, उस पर सियासत किसी भी जानिब से हो, मैं दोबारा अपने अल्फाज को दोहराऊंगी, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। ये रवैया, ये एटीट्यूड क्यों ख़त्म नहीं होता, या ये कह लें कि रिवायत आखिर कब दम तोड़ेगी? इसी पे बात करने के लिए अब मुझे ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आरिफ निज़ामी साहब। निज़ामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी मौला बख्श झांडियो साहब की बात आप भी सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं जी कि एक पेज पर आना होगा विफाक को और सूबों को भी। आप मुझे बताइएगा कि अगर कोरोना वायरस भी इनको एक पेज पर नहीं ला पा रहा, और पेज पर ही तब आएंगे मेरे मुताबिक जब प्रायोरिटी पे सिर्फ मुल्क होगा और आवाम होगी, ये नहीं होगा कि किसका मुफाद कितना अहम है, किसने किसको नीचा दिखाया, कौन नंबर ले गया, कौन बाजी ले गया, किसने तनकीद के कितने नशर बरसाए और शाबाश किसको मिलेगी, कौन टॉक शो में बैठ के किसको ज्यादा आईना दिखाता रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए, सिंध हुकूमत का रवैया तो मुसालिहाना रहा है बुनियादी तौर पर। बिलावल साहब ने तो आज भी कहा कि हम इस मसले पर सियासत नहीं करना चाहते, अगरचे उन्होंने लॉकडाउन के फ़ैसले पे नुक्ताचीनी की है। और लॉकडाउन आया भी ऐसे मौके पे जबकि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। मसलन सिंध में आज ही 41 अमवात हुई हैं, और इसके साथ साथ ही जो लगता है कि हमला तेज़ हो गया है वफाक का, ख़ास तौर पे जो कराची बेस्ड वज़ीर हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए और महीना डेढ़ महीना गायब रहे हैं, फैसल वाडा, जैदी साहब, और उसमें अब मुराद सईद ने भी कूद पड़े हैं। और ऐसे लगता है कि जिस प्रिसाइज तरीके से चीफ मिनिस्टर सिंध ने इस मसले के साथ डील किया है, ये वफाक को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर से प्राइम मिनिस्टर यही कहते हैं कि हम तालमेल से चल रहे हैं, लेकिन मसलन आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने तुर्की ब तुर्की चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया और ये तक कहा कि जी आपके प्रोविंस में डेथ ज़्यादा है। अब ज़रूरी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर अगर बड़े तरीके से भिगो के इनको लगा रहे हैं तो हर एक बात का जवाब दिया जाए। मेरे ख़्याल से कि जिस बुर्दबारी का और क़ुव्वत बर्दाश्त का मुज़ाहरा प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए और वफाक को, वो नहीं किया जा रहा।
अच्छा, इसमें आरिफ निज़ामी साहब आपकी बात से मैं इस बात से सवाल निकालूंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब की आपको ज़्यादा गलती दिखाई देती है कि वो बूटबारी का मुजाहरा उस तरह नहीं कर पा रहे, या फिर आपको ज़्यादा फॉल्ट या जो फ्लॉज हैं उनकी काबीना में बैठे लोगों में नज़र आते हैं? कई बार कहते हैं ना कि जी जो मुशीर होते हैं, जो करीबी होते हैं, वो कानों में फूंके मार देते हैं। जाहिर बात है वो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इतने कानों के कच्चे तो नहीं होंगे कि वो कोई भी फूंक मार दे और उसके पीछे लग पड़े। नहीं, वहाँ जो माहौल है वो अनफॉर्चुनेटली इस किस्म का है कि ये कोरोना के बाद जिस तरीके की लीडरशिप का मुजाहरा प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए था, ऑपोजिशन को रीच आउट करना ही था, नहीं किया, उठ के चले गए वहाँ से। जिस अंदाज से अपने मिनिस्टर्स को नुकेल डालनी चाहिए वो नहीं डाली, बल्कि मैं तो उस हद तक कहूँगा कि उनको बाकायदा हदायत की जाती है और उनके दरमियान में दौड़ लगी होती है कौन ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग करता है। तो ये ख़ुद एक कमज़ोरी है इस हुकूमत की और प्राइम मिनिस्टर की कि वो स्वाय एक चीज़ के करप्शन। अब आज उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हुए थे 8 अरब की पैसे इधर करने के चीफ मिनिस्टर को हुकूमत सिंध पे, उन्होंने उसका बड़ी शिकवार जवाब भी दिया। तो अब ये छोड़ें इस मामले को। ये क्राइसिस जो है ये पीटीआई, पीएमएलएन या पीपीपी की क्राइसिस से के दरमियान जो मुहाज़रा आई है उससे बहुत बड़ा है और इसका तल्लक पाकिस्तान के बका से है। या IMF की रिपोर्ट ही देखें तो ये किसी एक हुकूमत के बस का रंग नहीं रोक नहीं। अगर ये कोरोना वायरस पे जब आप काबू भी पा लेंगे तो इकॉनमी को इनके लिए अकेले चलाना जो है वो नामुमकिन होगा। ठीक है जी, इनको अकेले चलाना नामुमकिन होगा। और आप साथ ये भी कह रहे हैं आरिफ निज़ामी साहब कि जिस तरह इनकी जो कमज़ोरियाँ आप बता रहे हैं, ये जो कमज़ोरियाँ हैं ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, ख़ासतौर पे इमरान खान साहब के लिए। इतने लोग भी सामने हैं। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि इनमें से बहुत से नए चेहरे ऐसे थे जिन्हें कोई नहीं जानता था। सिर्फ इमरान खान साहब पे एतमाद था आवाम को, इमरान खान साहब के नाम पर इन लोगों ने वोट लिए। अब बहुत से लोगों की परफॉर्मेंस आपके सामने है। निज़ामी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की वजह से क्या इमरान खान साहब सफ़र कर सकते हैं? उर्दू वाला नहीं, इंग्लिश वाला। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। आरिफ निज़ामी साहब, एक बार बहुत शुक्रिया दोबारा से ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी आरिफ निज़ामी साहब, हमने हुकूमत की बात की, विफाक की बात की, इमरान खान साहब के हवाले से, काबीना के हवाले से आपने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया, अपने तज्ज़िये से आगाह किया। अब हम आ जाते हैं सिंध की साइड पर। एक आम आदमी, गरीब कह लें, दिहाड़ीदार तबका कह लें कि जो रोज़ के रोज़ कमाता है, रोज़ के रोज़ घर लेके जाता है ताकि अपना भी पेट भर सके, बच्चों का भी पेट भर सके, राशन के लिए सिंध में हम देखते हैं कि अभी भी मारा फिर रहा है। क्या इस तरह आप देखते हैं कि लॉकडाउन कामयाब हो सकेगा? और साथ ही सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन तो कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ जो ऐलानात किए गए थे, वेरी सॉरी टू से, मिसाल के तौर पे जी किराएदारों के लिए किराए माफ, बिजली के बिल्स पर छूट, कोई कंपनी अपने मुलाजमीन को नहीं निकाल सकती है, उन पर अमल दरामद किए बगैर लॉकडाउन कर देना, कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, दरअसल देखें ये जो कोरोना वायरस है किसी से पूछ के तो आया नहीं है, ये एकदम नाजिल हुआ दुनिया पे भी और पाकिस्तान पे भी। इसके लिए आपको हंगामी तैयारियां करनी पड़ेंगी। आप मसलन देखें, भारत को ही देखें, मोदी साहब ने 4 घंटे के नोटिस पे पूरा मुल्क लॉकडाउन कर दिया और वो कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन है और उसमें अब मई तक की उन्होंने तोसी भी कर दी है। तो ये बात तो ठीक है कि पुअर गवर्नेंस, कम वसाइल, लोगों की खस्ता हाली, गुर्बत, उनको राशन पहुँचाने की तरीक़ेकार, टेस्टिंग, ये सारे मामला जो हैं ये लॉकडाउन के साथ साथ ही चल रहे हैं और मामूल ज़िंदगी जो है उसमें कम से कम दखल हो। लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है जिससे खाली आप सिंध हुकूमत को नहीं कह सकती, दुनिया में हुकूमत पाकिस्तान समेत प्राइम मिनिस्टर को भी यही प्रॉब्लम है कि एक तरफ बिल्कुल बंद करते हैं तो रोज़गार बंद हो जाता है, अगर खोल देते हैं तो ये कोरोना वायरस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसका स्वय एहतियात के, सोशल डिस्टेंसिंग के और कोई हल नहीं है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि इसको सिंध का मसला बनाने को या पंजाब का मसला बनाने को, इसमें आपको मिल के चलना है।
इसमें ये बहस के 18th अमेंडमेंट है या ये है या वो है, इस तरह वक्त पासिंग से ये इसका इतना बड़ा नुकसान होगा कि ये बाद में चाहे वो सिंध की लीडरशिप हो, अगर वो सियासत कर रही है इस पर या वफाक कर रहा है इस पर, वो तारीख इनको माफ़ नहीं करेगी। आपने देखा होगा इसके साथ साथ एक और मसला। निजामी साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपको नहीं लगता कि मिलकर बैठना और मिलकर चलना ही इन लोगों का सबसे बड़ा मसला जो कर ही नहीं पा रहे ना कर पाएंगे? अगर ये कर ले तो फिर सारे मसले ना हल हो जाए। आपकी आवाज नहीं आई निजामी साहब, आपने कहा कि इनको मिलकर बैठना चाहिए, मिलकर चलना चाहिए। मिलकर बैठना मिलकर चलना तो बहुत बड़ा मसला है इस हुकूमत का और इस ऑपोजिशन का। अगर यही मसला हल हो जाए तो आपको नहीं लगता कि बेशुमार मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे? देखिए ये बहुत ज़रूरी है जो आपने बात की, बिल्कुल ये आपका वैलिड ऑब्जर्वेशन है कि मिल के बैठना पड़ेगा। और उसमें मतलब कोई हर्ज नहीं है कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को प्राइम मिनिस्टर रीच आउट करें, उनको बुलाएं। बिलावल से भी कोई देखें जायदाद का झगड़ा तो नहीं है खान साहब का, वो ऐसी पार्टीज़ को हेड कर रहे हैं जिनकी एक की सिंध में गवर्नमेंट है और पंजाब में जिसकी सीट्स पंजाब असम्बली में ज़्यादा थी कम अज़ कम पीटीआई से। अब तो खैर उनके कोalition पार्टनर इंडिपेंडेंट के लिहाज से उन्होंने एक हुकूमत बनाई हुई है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इनको ऑन बोर्ड लें। ये कह के मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। फिर अगर इतनी ज़्यादा वो बासूल हैं तो अपने इर्द गिर्द जो बहुत सारे चोर बैठाए हुए हैं फिर उनसे भी छुटकारा हासिल करें, एक असूली हुकूमत चलाएं, ये इलेक्टेबल्स का डंडा छोड़ें। अगर सियासत कर रहे हैं फिर निजामी साहब इर्द गिर्द चोर बैठाए हुए, ज़रा किसी को अगर आप हाईलाइट करना चाहें। नहीं मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन आपको पता ही है कि कई पार्टियों से मराजियत करके जो आए हुए लोग दे आर नॉट स्क्वीकी क्लीन। आपने भी सियासी जवाब दिया निजामी साहब, वो कोई डायरेक्टली नहीं हो गए वो पीटीआई में आने से। ठीक है। अच्छा निजामी साहब आगे चलते हैं, कोरोना रिलीफ फंड की बात करते हैं। उस पर भी हम देख रहे हैं कि जो ऑपोजिशन की जानिब से तनकीद की जा रही है। मैं अक्सर कहती हूँ कि जी ऑपोजिशन का बेहतरीन काम होता भी है कि तनकीद करें, जहाँ बनती है खुल कर करें, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भी कर देना, मेरे ख्याल से नॉर्मल से हट के हो जाना, वो भी फिर अब नॉर्मल हो जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि जी डैम फंड कहीं गायब हो गया है, मदद मांगने पर वज़ीर आज़म को भिखारी कहा जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि बिलावल का आपने हवाला देके बोला कि कोई पर्सनल बात तो नहीं है, पर्सनल तनकीद तो नहीं की जा रही होती। इसी तरह वज़ीर आज़म कोई पर्सनल लोन तो नहीं कहीं से लेने जा रहे, जिसका जो कहा जाता है भिखारी हैं। इन लोगों ने कर्जे लिए और वज़ीर आज़म साहब उतार रहे हैं, अपनी जेब से भी नहीं उतार सकते और उन कर्जे लेने में उनका हाथ भी नहीं था, फिर उनको भिखारी किस मुँह से कहा जाता है? क्या इसको हम जमहूरियत का हुस्न कहेंगे जो हो रहा है हमारे यहाँ? जी नहीं, ये सही है आपकी ऑब्जर्वेशन जो है। कारी तो कहना मुनासिब नहीं है। अगर गैर मुल्की कर्जे लिए हैं तो पहले हुकूमत ने लिए हैं, इन्होंने भी लिए हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि वो जो मीडिया वाले जो हैं वो अक्सर उनकी पुरानी क्लिप्स दिखा देते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं लानत भेजूँगा ऐसी हुकूमत करने पे जिसमें कशकोल आके बढ़ाना पड़े, मैं कशकोल तोड़ दूँगा। लेकिन वो माजी की बातें हैं, वो बैठे हुए उनकी मजबूरियाँ हैं। और मेरे ख्याल से अपोजिशन को मुस्बत रवैया अख्तियार करना चाहिए। ख़ास तौर पे आप फंड रेजिंग में उनको मुँह में तो मुआवन होना चाहिए, लेकिन ना सिर्फ अपोजिशन दस्ते तावन बढ़ाए जैसे कि बिलावल साहब बार बार कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को भी कहना चाहिए और हुकूमत को भी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस मामले में एक पेज पर होना चाहिए। और उसमें जो है वो बुनियादी जो जिम्मेदारी है ना वो हुकूमत पर होती है कि वो वज़ीर आज़म खुद भी और अपनी जो टीम के लोग हैं जो एक दूसरे पर बाजी ले जाना चाहते हैं गाली गलोच में, उनको काबू में रख के एक पेज पे बैठे। अच्छा निजामी साहब, यहाँ मैं एक बात आपकी बात में ऐड करना चाहूँगी, वहीं से आपका पॉइंट उठा के कि आपने कहा कि ज़्यादा जिम्मेदारी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटिंग गवर्नमेंट पर होती है, ऑपोजिशन पर नहीं होती। टोटली अग्रीड, आपने बिल्कुल सही कहा। साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगी कि सिटिंग गवर्नमेंट तनकीद भी बर्दाश्त करती है। सिटिंग जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, जितने भी मुशीर है, मुआवनीन है, उन पर जिम्मेदारी होती है चीज़ों की ज़्यादा, लेकिन
बात कम करनी है, जवाब कम देना है, तनकीद का जवाब तनकीद से नहीं देना, बड़े मुदब्बर लिहाज अंदाज से आपने उसको टेक्निकली हैंडल करना है, स्मार्टली हैंडल करना है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मार खा जाती है। मैं दोबारा कहूंगी कि इमरान खान साहब की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, उनका जैसे आपने नाम नहीं लिया मैं भी नाम नहीं लूंगी, कि ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो इमरान खान साहब के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर देते हैं कि मुझे लगता है कि ऑपोजिशन से ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो खुद इमरान खान साहब के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। इमरान खान साहब को नजर रखनी होगी इन लोगों पर। नहीं, दो, एक तो मैंने ये नहीं कहा कि ऑपोजिशन मोरद इल्ज़ाम नहीं है, ऑपोजिशन को भी बढ़ाना चाहिए। उनके भी जो तर्जमान हैं वो भी शाम को, मुझे तो कई बयान आते हैं जो गाली गलौज से भरपूर होते हैं, वो अब ख़त्म होना चाहिए एक सिलसिला, क्योंकि मुल्क होगा, अब मुल्क बचेगा, इसके लोग बचेंगे, तरक्की करेंगे तो ऑपोजिशन होगा ना जी। बाकी ये आपकी बात ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद तो, ये मैंने देखा है कि वो बड़ी बुर्दबारी से चल रहे हैं जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है, वो खुद गुरेज करते हैं कोई ऐसी बात करने से जिसको लूज़ बॉल आप कहते हैं, यानी क्रिकेट की ज़ुबान में। लेकिन वो लूज़ बॉल जो है वो उनकी टीम के लोगों से आते रहते हैं, और ये यकीनन उनको देखें, बात यह कि ये प्राइम मिनिस्टर है, ही इज़ द फर्स्ट अमंग व्हीकल्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें इन सब को एक पेज पे लाना रखना प्राइम मिनिस्टर का फ़र्ज़ है। देखें मसलन आज ही प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया एक चीज़ का कि सोशल मीडिया पे जो, ठीक है जी, निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तजिए के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग आप बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, वरना आपकी बातें सुनने का और भी दिल चाह रहा था। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।